टाटा कंपनी इसका बहुत नाम है और टाटा कंपनी की एक ब्रांच है, उन्हीं का एक हिस्सा है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 60 और 70 के दौर में टाटा ने पहले ही भांप लिया था कि आने वाले दौर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्हीं सब का होगा, तो इसको कैसे सर्विस प्रोवाइड करें, इसी के लिए टीसीएस को पैदा किया गया। आज करीब 6.25 लाख एम्प्लॉई हैं दुनिया भर में। देश के अलावा बाकी के देशों में करीब 50 ऐसे देश हैं जहाँ पर टीसीएस है। अपने देश में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ टीसीएस नहीं। आईटी सेक्टर की जितनी भी सर्विस हैं टीसीएस प्रोवाइड करती है। करीब 2,80,000 करोड़ रुपए की कमाई है टीसीएस की। और इसी टीसीएस के छोटे बड़े शहरों में अलग अलग ऑफिसेज हैं, बीपीओ हैं, यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बहुत सारे आप देखते होंगे कॉल सेंटर की तरह भी काम करते हैं। ये हेल्प करते हैं आपके किसी भी इश्यूज़ के लिए। यहाँ तक कि सरकार, सरकारी बैंक, सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट, वो भी टीसीएस की सेवा लेते हैं। और इसी टीसीएस की नासिक इकाई पूरे देश में इस वक्त सुर्खियों में, चर्चा में है। और उसकी वजह ये है कि नासिक के इस दफ्तर में जो टीसीएस का है करीब 150 एम्प्लॉई है, 150। और इन एम्प्लॉई के बीच से खबर आई जो बहुत ही दहलाने वाली है। ये खबर पिछले कई दिनों से मीडिया, सोशल मीडिया में है, तो आज इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखता हूँ। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही थी और उसकी दोस्ती हुई दानिश शेख नाम के एक लड़के से। कॉलेज के बाद दानिश शेख की नौकरी लग गई टीसीएस नासिक में, पर वो लड़की अब भी कॉलेज में पढ़ रही है। दानिश उससे कई बार मिला, उसने लड़की से प्यार या ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लड़की ने मना कर दिया। फिर उसने एक चारा फेंका, उसने कहा कि तुम कॉलेज करो, हम तुम्हें टीसीएस में नौकरी दिलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो एक डिपार्टमेंट का हेड था, मैनेजर। 2023 में वो लड़की पास करती है और 2023 में 2023 में टीसीएस नासिक में उसकी नौकरी लग जाती है। जब वो इंटरव्यू देती है, दानिश शेख उसकी सिफारिश करता है और नौकरी लग जाती है। अब 2023 से असल में ये कहानी शुरू होती है। अब वो लड़की उसी दफ्तर में है, डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन दानिश ठीक ठाक पद पर है। अब वो जब तक मौका मिलता उस लड़की के आगे पीछे घूमता। फिर धीरे धीरे उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लड़की ने पहले मना किया, बट चूंकि कॉलेज के टाइम की दोस्ती थी, फिर धीरे 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 लड़की दानिश की बातों में आ गई। अब इन दोनों का रिलेशनशिप चलता रहा। 2026 आ गया, फरवरी का महीना। 20 फरवरी से रमज़ान शुरू हुआ। अब रमज़ान में अचानक दानिश ने उस लड़की से कहा कि तुम ये क्या कपड़े पहनती हो, किसकी पूजा करती हो। वो अब उसे इस्लाम के बारे में बताना शुरू करता है कि देखो इस्लाम है, यहाँ ऐसे होता है, तुम किन किन भगवानों को मानती हो, ये गलत है, जो कपड़े पहनती हो ये गलत है, रमज़ान का महीना है, पाक महीना है, थोड़ा तुम पर्दे में भी रहो। तो उसने उस लड़की से इतना कुछ कहा कि रमज़ान के महीने में आखिरकार जो उसकी दोस्त है अभी तक, वो स्कार्फ डाल लेती है चेहरे पर आते जाते जब भी, ताकि वो रहे कि पर्दा है। अब बाहर तक तो ठीक था। 2-3 ऐसे मौके आए जब वो लड़की उसी पर्दे में स्कार्फ के जरिए घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है तो माँ बाप पहले पूछते हैं, लेकिन वो कुछ गोलमोल सा जवाब देती है। लेकिन फिर धीरे धीरे माँ बाप को कुछ एहसास होने लगता है, फिर वो पता करते हैं, तब उन्हें पता चलता है दानिश के बारे में। अब वो फिर अपनी बेटी से बात करते हैं। तब बेटी पहली बार अपने पेरेंट्स को बताती है कि कॉलेज टाइम का एक दोस्त है, इसकी वजह से नौकरी लगी, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है और अब वो कहता है शादी करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा और तुम इस्लाम धर्म को अपनाओ और इस्लाम धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से चलो, जिसमें पर्दा भी है और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसीलिए मैं स्कार्फ पहनती हूँ। अब लड़की ने अपने घर वालों को पहली बार ये सच्चाई बताई। लड़की के घर वालों ने सारी बात सुनी। अब उनका ये कि कंप्लेंट किससे करें। अगर ऑफिस में जाकर टीसीएस में करते हैं एचआर से, तो क्या पता बेटी की नौकरी चली जाए, क्योंकि दानिश शेख ऊंचे पद पर है, वो अपनी टीम का टीम लीडर है, मैनेजर है। तो वो यही सोचते रहते हैं। तभी इत्तेफाक से एक लोकल लीडर से उनकी जान पहचान थी। एक दिन लोकल लीडर घर आ गया। तब लड़की के पेरेंट्स ने उस लोकल लीडर से बात की
उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारी बिटिया के सामने ये दिक्कत है कि वो जिस कंपनी में काम करती है वहाँ एक लड़का है दानिश शेख, और वो उसको ज़बरदस्ती पर्दा करा रहा है और इस्लाम के बारे में बता रहा है, एक तरह से उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, और वो कहता है कि वो उससे शादी करेगा। अच्छा, इस दौरान इस सारी कहानी से पहले एक रोज़ एक जगह दोनों की मुलाकात होती है, और फिर इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती भी होती है। तो जिस लड़की की मैं कहानी सुना रहा हूँ, अगर ये उसकी मर्ज़ी से नहीं है तो फिर ये एक रेप विक्टिम है, तो जाहिर सी बात है नाम भी नहीं ले सकता। तो खैर, अब पेरेंट्स उस लोकल लीडर को ये बताते हैं। लोकल लीडर पहुंचता है सीधे शहर के पुलिस कमिश्नर के पास नासिक, और जाकर सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि ये मेरी परिचित परिवार की लड़की है, और उसने ऐसे ऐसे कहा है, तो क्या टीसीएस में इस तरह की हरकतें चल रही हैं, वहाँ धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है, लड़कियों को धोखा दिया जा रहा है शादी के नाम पर। तो फिर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि देखो, मामला बहुत सेंसिटिव है, सिर्फ इस एक लड़की के बयान पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पहले हम तफ्तीश करते हैं कि टीसीएस कंपनी में चल क्या रहा है, और अगर सच्चाई सामने आई तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब नासिक पुलिस ने कह तो दिया, लेकिन ये कि टीसीएस कंपनी की सच्चाई बाहर कैसे लाए, क्योंकि उस लड़की का बयान ये था अपने पेरेंट्स को कि वो उसने कई बार शुरुआत में एचआर मैनेजर से भी बात की, कुछ और उसकी वहाँ दोस्त बन गए, उन्होंने भी कहा कि यहाँ कुछ लोग इसी तरीके से गलत नज़रों से देखते हैं, गलत जगह टच करते हैं, और कई बार धर्म के बारे में बात करते हैं। तो पुलिस को लगा कि अगर ऑफिस में ही सब मिले हुए हैं, एचआर भी मिली हुई है, तो फिर तो सच्चाई बाहर नहीं आएगी, तो क्या करें। तब नासिक पुलिस ने एक प्लान बनाया। उन्होंने 4 लेडी कांस्टेबल, 4 महिला सिपाही को नासिक के इस टीसीएस के बीपीओ में भेजने का फैसला किया, हाउसकीपिंग के एम्प्लॉय बनाकर। अब इस कंपनी में जो हाउसकीपिंग जिस एजेंसी के ज़रिए जिनको मिला हुआ था ठेका, जिनके ज़रिए वहाँ हाउसकीपिंग का काम ये होता है, हमारे ऑफिस में बहुत सारे हाउसकीपिंग के स्टाफ हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तो जो भी जैसे ऑफिस की सफाई, गेस्ट आया पानी पिलाना, या फिर जो एम्प्लॉय हैं उनको पानी देना, कॉफ़ी देना, चाय पिलाना, यही काम होता उनका। तो मेनली यही था। तो टीसीएस में भी हाउसकीपिंग के काफ़ी स्टाफ थे, 150 तो वैसे ही स्टाफ थे उनके यहाँ। तो पुलिस ने हाउसकीपिंग की उस एजेंसी से बात की जो इस टीसीएस को स्टाफ सप्लाई करता था हाउसकीपिंग के लिए, और बहुत ही उनको भरोसे में लेकर 4 महिला कांस्टेबल को टीसीएस भेज दिया हाउसकीपिंग का स्टाफ बनाकर। अब उनका काम वहाँ जाकर चाय पानी सर्व करना, सफाई करनी, यही सब चीज़ें थी। लेकिन इन चारों को ब्रीफिंग दी गई, ट्रेनिंग दी गई कि वहाँ जाकर इन्हें एकदम एक चील की नज़र से बस ये देखना है कि उस कंपनी में क्या हो रहा है, स्टाफ एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कहीं कोई किसी को छेड़ता तो नहीं है, क्या माहौल है, ये सारी चीज़ें ब्रीफ करके भेजा गया। अब ये लेडी कांस्टेबल वहाँ पहुँचती हैं, करीब 5 दिन रुकती हैं। 5 दिन तक हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम किया। 5 दिन के बाद काम करने के बाद वो आती हैं और अपने सीनियर को रिपोर्ट देती हैं। रिपोर्ट जो उन्होंने दिया वो ये था कि सर, टीसीएस में सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ लड़कियों के साथ ठीक रवैया नहीं होता, अलग अलग ग्रुप हैं, वो लड़कियों को गलत तरीके से टच करते हैं, भद्दे मजाक करते हैं, कुछ लोग रिलीजन के बारे में भी बात कर रहे हैं, और फिर ऐसा भी है कि शायद जो सीनियर लोग हैं वो लड़कियों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब उस रिपोर्ट के बाद पुलिस को पहली बार लगा कि वो लड़की जिसने अपनी फैमिली से शेयर किया था दानिश शेख के बारे में, शायद सच बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि अब आगे की कार्रवाई करते हैं। लेकिन आगे की कार्रवाई करते उससे पहले ही वही लड़की, इस केस की जो पहली लड़की थी, उसने जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी। कंप्लेंट लिखाई उसने दानिश और उसके कुछ टीम मेंबर के खिलाफ। इस कंप्लेंट में उसने बताया कि कैसे वो 2022 में उससे मिली, कॉलेज में थे एक साथ, फिर दानिश उसके पीछे पड़ गया, उसने कई बार उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन फिर जब नौकरी लग गई तब भी वो अपने इसी पड़ा रहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इसी झांसे में आकर उसने एक बार मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की, मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। और फिर उसने ये भी कहा कि धीरे धीरे वक्त बीता और जब वो मुझे मेरे कपड़ों पर टोकने लगा, मेरे धर्म पर टोकने लगा कि तुम यकीन भगवान की पूजा कर रही हो, और वो इस्लाम की बातें करने लगा। ये सारी चीज़ें एफआईआर में लिखी हुई हैं। फिर उसने बताया कि बीच बीच में दानिश एक इमरान नाम के शख्स से उसकी बात कराता था,
और ये इमरान मलेशिया का था। उसने कहा कि तुम्हें एक बार मलेशिया भी ले जाऊंगा। हालांकि इमरान कौन है, फिलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है। तो जब ये सारी चीज़ें, फिर उसने अपनी कंप्लेंट में ये भी लिखा कि मैंने बाद में HR डिपार्टमेंट में बात की। HR वालों ने कहा ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें क्या शिकायत करना। उन्होंने सुनी नहीं। फिर हर जगह पर एक इंटरनल ऑफिस में जितने भी हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को लेकर इंटरनल बॉडी होती है, जैसे हमारे इंडिया टुडे मीडिया ग्रुप में भी है, और उसमें कई लोग होते हैं उस कमेटी में। तो अगर कोई फीमेल एम्प्लॉई को लगता है कि कोई मेल एम्प्लॉई उसके साथ गलत हरकत कर रहा है, गलत तरीके से टच कर रहा है या फिर उसके साथ बेहूदगी कर रहा है, तो वो फ़ौरन कंप्लेंट कर सकती हैं। अब चूंकि ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, तो TCS में भी ये बॉडी थी, लेकिन TCS की बॉडी में जब ये शिकायत की गई तब इसकी जो इंचार्ज थी, उनका नाम है अश्वनी चैनानी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि ये तो होता रहता है। तो HR हेड ने भी मना कर दिया। जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट POSH पोश, ये जो ग्रुप है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंपनी के लिए है, उसने भी अनसुनी कर दी इस पीड़ित लड़की या उसकी शिकायतकर्ता की फरियाद को। तो वो हर तरफ से हार गई। तब पहली बार उसने जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, और ये कंप्लेंट तब लिखाई गई जब वो 4 कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल उसी TCS में अपनी पूरी 4-5 दिनों तक उन्होंने वहाँ जाकर देखा, एक हाउसकीपिंग के स्टाफ बनकर, और उन्होंने कहा हाँ ये जो लड़की कह रही है यहाँ कुछ ऐसा होता है। और जब इस लड़की ने कंप्लेंट की और इस कंप्लेंट के बाद ये खबर धीरे धीरे अब मीडिया में आई, तो इसी TCS नासिक से एक के बाद एक अब तक कुल 9 FIR दर्ज हो चुके हैं अलग अलग लड़कियों की। FIR 9 है, कहानी सबकी एक। तो जैसे ही अब FIR दर्ज होनी शुरू हुई और जिन जिन के नाम आए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। इनमें पहला था दानिश शेख। दानिश शेख वही जो उस लड़की ने कहा कि कॉलेज में था, बाद में उसने नौकरी दिलाई, लेकिन फिर मेरा यौन शोषण करने लगा, जिसने मुझे स्कार्फ और बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया, और जो मेरा कहता था कि मेरा धर्म खराब है और तुम इस्लाम की तरफ आ जाओ, यानी धर्मांतरण वाली बात। तो ये बाकायदा चूंकि कंप्लेंट में है, दानिश शेख पहला गिरफ्तार। इसके बाद आसिफ अंसारी को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद शफी शेख को गिरफ्तार किया जाता है, फिर शाहरुख कुरैशी, फिर रज़ा मेमन, तौसीफ अत्तार। साथ में जो ऑपरेशन मैनेजर अश्वनी चैनानी, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये कि जब इतनी सारी लड़कियां आपके पास कंप्लेंट करने के लिए आ रही हैं कि आपके इस TCS के दफ्तर में, इस BPO में एक ग्रुप जो 8, 9, 10 लोगों का है, हो सकता है गिनती अभी आगे बढ़े, वो लड़कियों का शोषण कर रहा है, गलत जगह टच कर रहा है, उनको धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोल रहा है, उनको इस्लाम की तरफ लाने के लिए दबाव डाल रहा है, तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके लिए अश्वनी चैनानी और इन सब के अलावा एक जो HR की हेड, जिसका काम है कि किसी भी कंप्लेंट पर फ़ौरन एक्शन लेना, और वह है निदा खान। तो निदा का नाम भी आया। अब निदा खान, इससे पहले कि जैसी दानिश शेख और बाकी की गिरफ्तारी हुई तौफीक अतार वतार की, निदा खान गायब, दफ्तर ही आना छोड़ दिया। अब खबर ये है कि वो शायद नासिक में भी नहीं। तो इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक एक कर जब FIR की कॉपी सामने आई, जो FIR की कहानी है सुनकर मतलब ये यकीन नहीं होता कि एक ऐसी TCS जैसी कंपनी के अंदर जिसमें 150 स्टाफ है और 2022 से लेकर 2026 पूरे 4 साल तक न जाने कितनी लड़कियों का यौन शोषण होता रहा। उन्हें उनके धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला गया। न एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया, न HR ने कुछ किया, न वहाँ की ये जो विमेन हैरेसमेंट को लेके जो एक बना हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट, उसके इंचार्ज ने कुछ किया। अब इन सबको गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। अब जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि दानिश शेख और तौसीफ अत्तार या फिर आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रज़ा मेमन जैसे लोग, इन्होंने, और ये सभी नासिक के हैं ज़्यादातर, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, और इस ग्रुप में ये लोग, तो उसमें निदा खान भी है जो HR के हेड है, और इस HR ग्रुप में ये लोग बातें करते थे। अब ये सारे लोग HR ग्रुप में, जो HR की जो हेड है, ये जो बातें करते थे,
उसमें बाकायदा इन बातों का भी जिक्र होता था कि किस लड़की को कब किसने क्या कहा, कैसे उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं, कैसे उसको धर्म के बारे में समझाया और सिखाया जा रहा है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है। हालांकि इस ग्रुप में कई और भी नाम हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस ग्रुप में कुछ लिखा गया अभी तक पुलिस को ऐसे सबूत नहीं मिले। लेकिन नासिक पुलिस का कहना है कि शायद अभी आरोपियों की तादाद आने वाले टाइम में जैसे जैसे जांच बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। तो अभी तो 9 हैं जो गिरफ्तार, इसके आगे भी बढ़ेंगे। अब इनसे अब तक जो गिरफ्तारी में पूछताछ हुई है, चूंकि इनके खिलाफ एविडेंस है पुलिस के पास कि तुमने कब कब किससे क्या कहा। एक होता है प्यार करना, एक होता है ज़बरदस्ती प्यार करना, एक होता है छेड़ना, एक होता है बुरी नज़र डालना, एक होता है आपको गलत टच करना, गुड और बैड टच जिसे कहते हैं, और एक होता है इन सब के बीच में आप रिलीजन, मज़हब और धर्म को लाना। ये पूरा गैंग ये सब एक साथ कर रहा था। अब ये खुद से कर रहे थे, इनके पीछे किसी का हाथ है। जिस लड़की को दानिश शेख कहता था कि तुमको हम मलेशिया में मिलाएंगे इमरान से, वो इमरान कौन है? उसका किसी बैन ऑर्गेनाइजेशन से कोई संपर्क है, कोई संबंध है, या इंडिया में फिर इन लोगों का कोई ऐसा संबंध है? अभी तक की तफ्तीश में जो पुलिस का कहना है कि कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल ये गैंग या ये ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप इस TCS कंपनी से जुड़ा हुआ है, ये अपने हिसाब से अब तक काम कर रहा है, लेकिन इनके पीछे कोई ऐसा है जो इन्हें गाइड कर रहा है, उसकी जांच चल रही है। मामला कितना सीरियस इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि टाटा कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनको बयान जारी करना पड़ा, क्योंकि TCS कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। भारत की 2/3 जो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था है वो तो ये इतना मुनाफा कमा लेती है। तो उन्होंने कहा ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी अरेस्ट हुए हैं या फिर जितने भी FIR में जिनके नाम हैं उन सबको टाटा ने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा फिलहाल अब चूंकि पूरा माहौल नासिक के इस TCS को लेकर, हर एक लड़की को लोग शक की निगाह से देख रहे हैं, हर एक जो लड़का है उसको देख रहे हैं कि ये भी तो शामिल नहीं है। तो जो डर का माहौल है और एक अजीब माहौल, उसको देखते हुए टाटा कंपनी ने यह फैसला किया है कि फिलहाल नासिक की ये TCS BPO वर्क फ्रॉम होम करेगी, दफ्तर कोई नहीं जाएगा जब तक कि सारी चीज़ें सुलझ नहीं जाती हैं और इन सारे आरोपियों से पूछताछ हो रही है। अब जाहिर सी बात है इसमें नाम ऐसा है, जितने भी देश में बड़े बड़े, मुझे याद है कि जो JEE का एग्ज़ाम होता है या नीट का एग्ज़ाम होता है, इसको कंडक्ट कराने के लिए भी ठेका जो दिया जाता है वो TCS को दिया जाता है। TCS वो सारी तैयारी करती है। मुझे इसलिए याद है कि एक बार बेटी का JEE का मेरे एग्ज़ाम था, तो जब मैं गया तो पता चला था मुझे कि ये TCS कंडक्ट करता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो TCS करती है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, कोच्चि, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर, भुवनेश्वर, शहर के नाम लीजिए, हर जगह TCS की कंपनी है। दुनिया भर में 50 ऐसे देश हैं जहाँ पर TCS की कंपनी के ब्रांच हैं। मतलब एनुअल, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2.6 ट्रिलियन से लेकर 2.8 ट्रिलियन कि इनकी सिर्फ कमाई है, यानी 2,60,000 से 2,80,000 करोड़ रुपए। भारत में जो TCS की कमाई है वो टोटल का 15 से 25% है, क्योंकि इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा विदेश से आता है और विदेश में चूंकि एक कंसल्टेंसी जैसे काम करते हैं, इसीलिए इंडिया के अलावा नॉर्थ अमेरिका, US में कनाडा, US के अलावा यूरोपियन, UK, जर्मनी, फ्रांस, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, इन सब जगहों पर इनके दफ्तर हैं। अब जो TCS काम करती है, असल में इनके मेन काम जो है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग सॉफ्टवेयर एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, बिग डेटा, ERP सर्विस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, आउटसोर्सिंग। और ये सारे काम सिर्फ प्राइवेट नहीं, सरकार के लिए भी करती है ये कंपनी। और यही वजह है कि 1960s के दौर में टाटा को ये लग गया था कि आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, तो क्यों ना अभी से शुरू करें, और पहल की, इसलिए लीड ले गई। अब 5.25, हालांकि ये पहली बार नहीं है, TCS में इससे पहले भी विमेन हैरेसमेंट और छेड़खानी के बड़े केसेस हुए हैं, एवरेज 60, 70, 75, 100, 125 एक साल में। लेकिन ये पहला मामला है जिसमें एक साथ बड़े पैमाने पर एक ही ब्रांच के अंदर, अभी तो 9 नाम हैं, फिलहाल 9 मान लीजिए, 9 लड़कों का एक ग्रुप अपने ही, और ये 9 के 9 जो हैं ये सब अपने अपने टीम लीडर हैं, मैनेजर हैं, जितने भी मैंने आपको नाम लिए, दानिश शेख से लेकर अतार, सभी टीम लीडर हैं। अब टीम लीडर के अंदर में जो काम करता है, अगर इसको आप ऐसे समझिए ऑफिस में
कि एक बॉस है और उसके अंडर में 10 एम्प्लॉई है, तो जाहिर सी बात है वो बॉस की तो बात मानेगा, वरना उसे नौकरी बेचारे को जाने का खतरा होगा। ये लड़की है तो उसको जाने का खतरा होगा नौकरी। तो अब ऐसी सूरत में अगर ये हरासमेंट हो रहा है, रिलीजन पर बात हो रही है, दूसरे के रिलीजन को बुरा भला कहा जा रहा है, रिलीजन बदलने की बात की जा रही है, और वो लड़कियां, वो स्टाफ अपने HR के पास, अपने जो POS पॉश है उनके पास जा रही है कंप्लेंट करने, कोई सुनवाई नहीं। वो तो शुक्र है कि इस लड़की ने हिम्मत की, अपने पेरेंट्स को बताया, और उस पेरेंट्स के ज़रिए बात पुलिस तक गई, और फिर पुलिस ने भी, नासिक पुलिस ने जिस तरीके से सच्चाई लाने के लिए, एक तरह से स्टिंग ऑपरेशन ही है कि महिला कांस्टेबल को वहाँ भेजा हाउसकीपिंग बनाकर, तब सच्चाई आई है। लेकिन आने वाले वक्त में जो नासिक पुलिस से बात हुई, और हमारे एक रिपोर्टर दिव्येश सिंह मुंबई लगातार इस पर नज़र रखे हुए, उनका कहना है कि हो सकता है अभी और विक्टिम सामने आए, और जैसे जैसे विक्टिम सामने आएंगे एक्यूज़ की तादाद भी बढ़ती जाएगी। अभी शायद 2 एक्यूज़ के बारे में और पता चला है। अगर इतनी पढ़ी लिखी कंपनियों में इस तरह काम करने वाले पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, तो फिर वाकई इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कुछ नहीं होती। वैसे ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोग किसी को नकाब पहनाकर, किसी को स्कार्फ पहनाकर, किसी को रमज़ान में रोज़ा रखवा कर, या किसी से कलमा पढ़वा कर, क्या सच में उसका धर्म परिवर्तन कर देंगे, उसे मुसलमान बना देंगे? क्या कोई सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा, या सिर्फ नकाब पहनने से, या स्कार्फ पहनने से, चेहरा ढकने से, या नमाज़ पढ़ लेने से, या रोज़ा रख लेने से, या हज कर लेने से? नहीं होगा। धर्म और मज़हब ऐसी चीज़ें हैं, जब तक आप इसे दिल से नहीं मानेंगे, ये सब बेकार है। कोई किसी के दबाव में कर सकता है, कोई किसी की मोहब्बत में कर सकता है, या अगर कोई कहे कि अच्छा आप ये मंत्र पढ़ लो तो क्या मैं हिंदू हो जाऊँगा, या फिर किसी ऐसे मंदिर में जाकर मैं अगर दर्शन करता हूँ या पूजा पाठ करता हूँ, कुछ भी, तो क्या मैं हिंदू हो जाऊँगा? जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा नहीं हो पाऊँगा। तो उसी तरीके से ये वो जो लोग हैं, ये जो जावेद, दानिश, अत्तार जैसे लोग, क्या सिर्फ किसी को नकाब पहनाकर, रोज़ा रखवा कर, कलमा पढ़वा कर और मोहब्बत का हवाला देकर आप सच में उसको, उसका धर्म परिवर्तन करवा लेंगे दिल से? मतलब बच्चों वाली बात है। लेकिन इससे मैसेज कितना खराब जाता है समाज में, सोचने वाली बात है। कई बार विनोद शिकारपुरी मुझसे कह चुका है, मैं गायत्री मंत्र से लेकर हनुमान चालीसा सब पढ़ चुका हूँ। कई बार शिकारपुरी को मैं कहता हूँ अच्छा कलमा पढ़ो, वो पढ़ता है, और ऐसा नहीं है 1-2 बार की बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या विनोद शिकारपुरी मुस्लिम हो गया, या मैं शम्स ताहिर खान हिंदू हो गया? ये एक रिश्ता, एक मोहब्बत है। जब हम आपस में इस तरह से बात करते हैं, सिर्फ गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ने से मैं हिंदू इसलिए नहीं हो सकता हूँ कि अगर दिल से नहीं चाहूँगा, या विनोद शिकारपुरी कलमा पढ़ने से तब तक नहीं होगा जब तक कि वो दिल से नहीं चाहेगा। तो आप जबरन किसी से पढ़वा कर कैसे उसका धर्म या मज़हब बदलवा सकते हो? सोचना चाहिए। ये दानिश या शेख या तार, ये जो 9 पकड़े गए, या निदा जो भागी भी हैं, कि ये क्या है? शायद दिल से सोचे तो जवाब भी मिल जाए। तो आज की इस अफसोसनाक और शर्मनाक कहानी में फिलहाल